हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, जस्ट किडिंग। तो मैं हूं प्रिंस, मैं हूं आपका मैथ्स का फैकल्टी और स्वागत करता हूं मैं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। अब देखो यहाँ पे इस लेक्चर में आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला, तो बिल्कुल आप टेंशन ना ले, बिल्कुल लाइट लेक्चर होने वाला है यहाँ पे। और ये लेक्चर बेसिकली हमने क्यों डिजाइन किया है, तो आपकी जो मैथ्स की तैयारी है, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उस तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए, उसको और ताकत देने के लिए, पुश देने के लिए लेक्चर हमने डिजाइन किया है। और यहाँ पे जितने भी सीरीज ऑफ लेक्चर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैथ्स के टीचर्स हैं उन्होंने मिलकर डिजाइन किया है, वो इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको हर स्टेप में तैयारी में मदद मिले। क्योंकि देखो, अब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो तैयारी करके बैठे हैं। सब क्या है ना, अब रिवीजन करेंगे क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है। तो किस तरीके से रिवीजन करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, ये सारी चीजों को क्या करेंगे, हम आपको मदद करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या करना है। तो उसी जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स हमारे टीचर्स ने डिजाइन की है, उसमें से एक लेक्चर ये है। आप देखो लेक्चर क्या है, तो ये बेसिकली आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर है कि आपका मैथ्स का पेपर देखो कब है, तो 7th को संस्कृत का पेपर है और 12th को आपका मैथ्स का स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का पेपर है। जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया उनके लिए स्टैंडर्ड का पेपर है, जिन्होंने बेसिक ऑप्ट किया है उनके लिए बेसिक का पेपर है। अब उसके बाद देखो दूसरी बात यहां पे ये है कि यहां पे जिनका हिंदी था उनके लिए तो अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है मैथ्स का प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन जिनका संस्कृत है तो अभी भी एटलीस्ट संस्कृत के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, मैं मानता हूं थोड़ा सा हो सकता है मैथ्स के लिए भी आप टाइम निकाल लो, लेकिन आप संस्कृत पे ध्यान दोगे क्योंकि वो एक स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग हिंदी से थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग कंपैरेटिवली संस्कृत को माना जाता है, तो इसी वजह से संस्कृत पे तो एटलीस्ट वो 2-3 दिन फोकस देंगे ही। और 7 को फिर जब आप पेपर देके आओगे ना, उसके बाद से आप बिल्कुल मैथ्स की तैयारी में जुड़ जाने वाले हो। अब देखो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो आपके मैथ्स का 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है ना, वो किस तरीके से है, तो उस बात को मैं बिल्कुल हर बारीकी से हर तरीके से समझेंगे ताकि आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमें रिवाइज करना। आप ध्यान से देखते जाना, हर बात ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के मैथ्स में क्लास 10th में आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन उन सारे चैप्टर्स को ना मैं कुल मिला के 7 यूनिट में डिवाइड कर सकता हूं। क्या क्या यूनिट्स हैं, तो यूनिट नंबर सिस्टम है, एल्जेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वीडियो में एकदम शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। आगे पहले देख लेते हैं ना कि आपका जो 80 मार्क्स है ना, वो यूनिट वाइज किस हिसाब से डिवाइडेड है। तो नंबर सिस्टम की बात करें तो 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एल्जेब्रा की बात करें तो 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन, यानी कि 80 नंबर के पेपर में 20 यानी 25% ऑफ द क्वेश्चन आपके एल्जेब्रा से आएंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर रहेगा, जियोमेट्री से 15 नंबर, एक और बहुत ही बड़ा यूनिट, अच्छा यूनिट जिससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट अगेन, क्यों, 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। मेंसुरेशन 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपके 11 मार्क्स। सबको जोड़ोगे 80 आ जाएगा। यानी ये जो चीज है ये नहीं चेंज होने वाली। पहले तो इतना दिमाग में फिक्स रखना कि ये जो वेटेज मैंने यूनिट वाइज लिखा है ना, ये फिक्स रहने वाला है। अब आप थोड़ा ध्यान दोगे तो हर यूनिट के अंदर कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक ही चैप्टर है, तो वो तो दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपके सामने नंबर सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा है, नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ रियल नंबर्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ लाइंस है, वो भी इन 2D। तो इनमें एक ही चैप्टर से तो समझ में आता है कि लाइन से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और नंबर सिस्टम से भी, यानी कि रियल नंबर से भी 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स हैं, तो उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है ना, इसको ध्यान से सुनना। तो काफी एनालिसिस के बाद, सैंपल पेपर्स देखने के बाद और ट्रेंड और इंपॉर्टेंस, चैप्टर की इंपॉर्टेंस देखते हुए ना, कुछ हमने डिजाइन किया है। तो एक एक्सपेक्टेशन है, ये एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन आप मान के चलना कि जो मैं आपको डाटा दूंगा ना, वो 80% तक सही होगा, कि उतने ही रेंज करते हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन चैप्टर से। अब देखो क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो आपका अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो देखो नंबर सिस्टम 6 नंबर का आएगा। उसके बाद आपका जो एल्जेब्रा 20 नंबर का आ रहा है, उसमें आप मान के चलना कि आपका क्वाड्रेटिक और अरिथमेटिक ये दोनों कितने 6-6 नंबर के आएंगे। तो 6-6 कितने हो गए, 12 हो गए, बचे कितने, 8 नंबर। यानी 8 नंबर में 4-4 नंबर तक के क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से पूछे जाएंगे। तो कितने हो गए, 4 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। आगे देखो लाइन से 6 नंबर क्लियर है इसमें। अब देखो ज्योमेट्री का 15 नंबर कैसे डिवाइडेड है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम, जो कि ज्यादा चांसेस है 3 नंबर में आए, ठीक है, ज्यादा चांसेस है 3 नंबर में आए, लेकिन अगर 4 नंबर में भी आता है तो कोई इशू नहीं है। तो आप क्या देखोगे, कुल मिला के अगर मैं मान लूं तो 15 में 3 घटा दूं तो कितना बचा, 12 नंबर, यानी कि ट्रायंगल और सर्कल मिलकर 12 नंबर का आएगा। तो आप मान के चलना कि आपके जो ट्रायंगल रहेंगे ना, इस 12 नंबर में आपके 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन अकेले ट्रायंगल से रहने वाले हैं। यानी अपर साइड, अपर हैंड लेके चलो, यानी ट्रायंगल
इस यूनिट से सबसे ज्यादा वेटेज रखने की कोशिश करेगा। आप मान के चलना 5 से 7 नंबर, आप तो मान के चलो 7 नंबर अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगल्स अकेले रहने वाला है। यानी जो 7 नंबर अगर आपने यहां से ले लिए तो देखो क्या हुआ, यहां से 15 में 3 गया, बचा 12, 12 में 7 आपने ले लिए, यानी सर्कल आपसे 4 से 5 नंबर तक पूछा जाएगा। सर्कल आपका कितना आएगा, 4 से 5 नंबर। बहुत कम चांसेस है कि 6 नंबर तक जाए सर्कल, 4 से 5 नंबर बहुत है। क्यों, आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। आगे देखो, आगे अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं ना, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस जो पॉइंट है, यहां से आपके एग्जाम में 6 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने, 6 नंबर तक के। आगे देखो, अब यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, अब बचा कितना, 12 में 6 नंबर तो चले गए। इस 6 नंबर में आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन कहां से रहेगा, आइडेंटिटी से रहेगा। उसमें भी ज्यादा चांसेस है कि आइडेंटिटी से एक 3 नंबर का सवाल आ जाए। क्लियर है, आप ऑन अपर हैंड मान के चलना कि बचे हुए 6 नंबर में 3 से 4 नंबर आइडेंटिटी का क्वेश्चन रहेगा और 2 से 3 नंबर नॉर्मल इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वाला जो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था उससे रहेगा। यह समझ में आया। आगे देखो, अब देखो मेंसुरेशन में डिवीजन कैसे। अब मेंसुरेशन में जो 10 नंबर है ना, उसमें अपर हैंड रखेगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप मान के चलना 6 नंबर तक का पूछा जाएगा और आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 नंबर तक का पूछा जाएगा। अब देखो क्यों मैं आपको कह रहा था, अब यहां ध्यान दो, सर्कल्स थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि आपको प्योरली सर्कल्स भी पढ़ना है और आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी पढ़ना है। और आपने अगर प्रैक्टिस की है, आपने थोड़ा रिवीजन किया होगा, तो आपको आइडिया होगा कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के सवाल में कई सारे सर्कल्स के भी कंसेप्ट यूज हो जाते हैं। तो कहने के लिए वो एरिया रिलेटेड के क्वेश्चन है, लेकिन कहने के लिए वो सर्कल्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसी वजह से आप ओवरऑल मान के चलना कि सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल मिलकर ना एटलीस्ट 8 से 9 नंबर तक पूछा जाएगा मिलकर, क्योंकि कुछ सवाल के ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं ना जो कंबाइंड यूज होते हैं। उसके बाद फाइनली आ जाते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे। अब देखो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के 11 नंबर कैसे डिवाइडेड होंगे ना, ये 6:5 के रेशियो में रहने के ज्यादा चांसेस है। मतलब अगर ये 6 नंबर स्टैटिस्टिक्स से पूछेगा तो 5 नंबर की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा, और अगर 5 नंबर की स्टैटिस्टिक्स पूछेगा तो 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी लेगा। अब ये जो भी मैंने माना है, ये एकदम हार्ड एक्सट्रीम मत बोल देना आप कि अब 9 बोल दिया तो 9 ही है, 8 बोल दिया तो 8 ही है। ये अप टू मैं बोल रहा हूं कि अप टू 6 नंबर तक मान के चलो। आप बहुत ज्यादा एनालाइज और क्या करने के बाद, बहुत ज्यादा इंटरप्रीट और एनालाइज करने के बाद इस रिजल्ट तक पहुंचा हूं कि मैंने यूनिट को भी फर्दर डिवाइड कर दिया चैप्टर्स में, तो उससे मुझे एक ये अंदाजा लगा है चैप्टर के डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये बताने का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये बताने का ये इंपॉर्टेंस है ना कि कोई भी चैप्टर को हल्के में लेना नहीं है आपको, क्योंकि आप क्या देखोगे, जो कम नंबर वाले चैप्टर हैं वो भी 4 नंबर तक के हैं। बस एक कंस्ट्रक्शन का ही चैप्टर है ना जो 3 नंबर या 4 नंबर में रहेगा, बाकी जो कम वाले चैप्टर है वो भी आपके 4 नंबर के हैं और जो ज्यादा वाले चैप्टर है वो तो 7 नंबर तक भी जा रहे हैं। तो आपको किसी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना, लेकिन आपका रिवीजन की स्ट्रैटेजी देखो क्या होनी चाहिए। जब भी आप रिवाइज करोगे तो इस स्कीम के हिसाब से रिवाइज करना। मतलब क्या, सबसे पहले सबसे ज्यादा मार्क्स वाला यूनिट यानी एलजेब्रा, पहले अपना 20 नंबर का एलजेब्रा अच्छे से रिवाइज करना। फिर कहां आओगे, फिर इसके बाद 15 नंबर का ज्योमेट्री अच्छे से रिवाइज करोगे। उसके बाद क्या करोगे, यूनिट वाइज पूरा रिवीजन आपका यूनिट वाइज होना चाहिए, बिल्कुल चैप्टर वाइज ब्रेक करके मत करना, यूनिट वाइज करना, ठीक है। अगला आपका कहां फोकस होना चाहिए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करोगे, उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रिवाइज करोगे, फिर मेंसुरेशन रिवाइज करोगे, और आप लास्ट के लिए यहां से आप नंबर सिस्टम का रियल नंबर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रख सकते हो। अब देखो यहां पे मैंने आपको फर्दर और डिवाइड करके नहीं बताया कि 1 नंबर के कितने क्वेश्चंस आने के चांस है किसी चैप्टर से, 2 नंबर के कितने, 3 नंबर के कितने या 4 नंबर के कितने, लेकिन बस कुछ चीजें बता देता हूं। रियल नंबर से कभी भी 4 नंबर का सवाल नहीं आ सकता। रियल नंबर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आएगा तो 3 नंबर का एक सवाल इसमें पूछा जाएगा। यानी ज्यादातर रियल नंबर के क्वेश्चन आपके किस साइड रहेंगे, 3 नंबर के सवाल में रहेंगे। एक सवाल अगर आ गया तो, नहीं तो 2 नंबर और 1 नंबर। आगे अब देखो एलजेब्रा, तो एलजेब्रा में आप मान के चलना कि आपके प्रोग्रेशन के ज्यादातर सवाल 1-2 नंबर के रहेंगे। प्रोग्रेशन के ज्यादातर सवाल 1-2 नंबर के रहेंगे। क्यों, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, तो और कहने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ 2 ही कंसेप्ट है, nth टर्म का और सम ऑफ n टर्म्स का। बस यही 2 पॉइंट्स पे पूरा अरिथमेटिक खत्म हो जाता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक में वर्ड टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, इसी वजह से यहां से एक सवाल आप मान के चलना 3 से 4 नंबर में आने की हमेशा उम्मीद रहेगी। आगे देखो, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स ज्यादातर आप मान के चलोगे कि 2-2 नंबर के सवाल यहां से आपसे पूछे जाने वाले हैं, और उसमें भी जो रूट्स वाले सवाल होंगे ना कि आपको एक रूट दे देगा, दूसरा पूछ देगा या कह देगा ये इसका रूट है तो के की वैल्यू बताओ, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो 1-2 नंबर में ही पूछे जाएंगे। आगे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस 6 नंबर का रहने वाला, इसमें ज्यादा ये है नहीं। और ये देखो जितने ज्योमेट्री वाला सेक्शन होता है ना, ज्योमेट्री वाले सेक्शन से हमेशा याद रखना, अगर मान लो ट्रायंगल से आपको उसने एक सवाल 4 नंबर में दे दिया
तो बहुत कम चांस है कि वो आपको एक और सवाल 3 नंबर में भी देगा। वो हमेशा अगर एक सवाल 4 नंबर में दे रहा है तो बहुत कम चांस है कि उसी चैप्टर से एक सवाल 3 नंबर में आएगा। यानी बचे हुए सवाल कहां जाएंगे, या तो 1 नंबर में या 2 नंबर में। आगे उसी तरीके से सर्कल में होगा, अगर उसने एक सवाल 3 नंबर में दे दिया है तो वो 4 नंबर में नहीं दे सकता। अगर वो 4 नंबर में दे देगा तो फिर वो उसी चैप्टर से 3 नंबर में नहीं दे सकता। तो इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर रहना कि किसी चैप्टर से अगर एक सवाल 3 या 4 नंबर में पूछा गया है ना, तो उसी चैप्टर से कोई दूसरा सवाल अगर 4 नंबर में पूछ दिया गया है तो 3 नंबर में नहीं आ सकता। यानी आपके सेक्शन सी का एक सवाल रहेगा या तो सेक्शन डी का, यानी किसी चैप्टर से सेक्शन सी सेक्शन डी दोनों में कभी सवाल नहीं आ सकता, या तो सेक्शन सी या तो सेक्शन डी, ये ज्यादा चांसेस है। आगे देखो, कंस्ट्रक्शन, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के और में हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पे आपको एक सर्कल पे क्या बनानी पड़ेगी, टैंजेंट बनानी पड़ेगी। सर्कल का आपको बता देगा कि दो टैंजेंट इतने एंगल पे इंक्लाइंड है, इसका कंस्ट्रक्शन करो। 80% चांसेस है कि कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा तो और में एक ये सर्कल वाला क्वेश्चन रहने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनता है। तो वो चैप्टर, वो पॉइंट जरूर रिवाइज करके जाना कि कैसे उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, देख के जाना बुक में। आगे देखो, अब देखो आइडेंटिटीज का क्वेश्चन, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज में ही अटकते हैं हम, और ये भी मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूं। तो वहां पे भी आपको फोकस रखना है कि किस तरीके से आइडेंटिटी रिवाइज करके जानी है। जैसे आपको टाइप्स मैंने बताए थे ना, उस तरीके से रिवाइज करके जाना, आसानी होगी। आगे देखो, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल प्रैक्टिस करके जाना, कुछ सवाल प्रैक्टिस करके जाना। क्यों? कारण ये है ना कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आप बस इसलिए डर जाते हो देख के कि सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी ढंग से इंग्लिश पढ़नी आती है ना, तो सवाल को बिल्कुल एक एक लाइन ब्रेक करके, हाइट एंड डिस्टेंस का क्या रूल है, एक लाइन पढ़नी है, सवाल का डायग्राम बना देना है, फिर लाइन पढ़नी है, डायग्राम बना देना है, फिर लाइन पढ़नी है, डायग्राम बना देना है। बिल्कुल लाइन पढ़ना है, डायग्राम, एक साथ पूरा सवाल कभी मत पढ़ना हाइट एंड डिस्टेंस का, एक एक लाइन, उसके बाद उसमें डायग्राम में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो करके, डायग्राम जैसे ही तुमने बना दिया हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बन जाएगा, फिगर बन गया, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बन जाएगा। आगे देखो, मेंसुरेशन, अगेन एरिया रिलेटेड का सवाल, मैक्सिमम चांसेस है कि एरिया रिलेटेड के सवाल में आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पे कॉम्बिनेशन के जो सवाल आते हैं, शेडेड रीजन का एरिया, याद करो इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, वो यहां 4 नंबर से पूछे जाने के हाई प्रोबेबिलिटी, यानी जो बचे हुए सवाल वो 1 या 2 नंबर में पूछे जाएंगे। आगे देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मान के चलना आप, अगर फ्रस्टम से सवाल आएगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से नहीं आ सकता, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से आएगा तो फ्रस्टम से नहीं आ सकता। ये रूल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों बड़े सवाल होते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपका एक ही सवाल या तो 3 नंबर में गिरेगा या 4 नंबर में गिरेगा, यानी बचे हुए सवाल 2 नंबर और 1 वाले होंगे। तो इसी वजह से अगर मैक्सिमम चांसेस है कि फ्रस्टम का सवाल आ गया तो आपको क्या करेगा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे नहीं देगा, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे दे दिया तो फ्रस्टम पे नहीं देगा। ये क्लियर रखना। बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि अगर फ्रस्टम का मान लो सवाल और कॉम्बिनेशन दोनों का सवाल आ जाता है तो कॉम्बिनेशन का सवाल हमेशा 4 नंबर में रहेगा। और देखो फ्रस्टम का छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है, याद करो उस टाइप का क्वेश्चन कि एल की वैल्यू निकाल के दिखाओ, एच की वैल्यू निकाल के दिखाओ फ्रस्टम के लिए, अगर आपको कुछ डाटा गिवन है तो वो जो छोटे फॉर्मूला हमने पढ़ा था वही छोटे फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाएगा, अगर ऐसा तरीके से आना हुआ तो। आगे देखो, अगर स्टेटिस्टिक्स, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एक क्वेश्चन तो आपको जैसा कि मैंने बताया ग्राफ का आने ही वाला है। तो अगर ग्राफ का एक स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन रहेगा तो इतना पक्का है कि वो 3 या 4 नंबर में पूछा जाना ही जाना है। क्लियर है? यानी बचे हुए क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में गिरेंगे, और बाकी प्रोबेबिलिटी में 3 नंबर के बहुत कम चांसेस होते हैं सवाल आने के। ज्यादातर सवाल प्रोबेबिलिटी के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में बहुत कम चांसेस। तो आप मान के चलना कि 1 नंबर 2 नंबर में ही, 1 नंबर 2 नंबर के सेक्शन में प्रोबेबिलिटी से सवाल आएंगे। इसका यह मतलब नहीं कि 2 + 1 3 बोल देना, टोटल सवाल आपके 5 नंबर तक रहेंगे प्रोबेबिलिटी से। तो यहां पे हमने क्या देखा, पूरा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रखा। तो अननेसेसरली अब वीडियो को एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी, थोड़ा रिवीजन करने में आसानी होगी और आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमें किस ऑर्डर में रिवाइज करना है। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।